नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 2 जिसका नाम है जल पार्ट 2 को सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुने। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। नेक्स्ट टॉपिक, प्रोसेसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर्ड वाटर। दूषित जल को शुद्ध करने की विधियां। जल किन कारणों से दूषित होता है, दूषित जल के लक्षण क्या हैं, इन बातों से हम परिचित हो चुके हैं। अब हम दूषित जल शुद्ध करने की साधारण प्रणालियों पर ध्यान देंगे। दूषित जल शुद्ध करने की प्रणाली जल में उपलब्ध अशुद्धियों पर निर्भर है। दूषित जल शुद्ध करने की साधारण प्रणालियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भौतिक विधि। नंबर 2, रासायनिक विधि। पहले, भौतिक विधि यानी फिजिकल प्रोसेस। पहला पॉइंट, छानना, सीविंग, SIEVING। जल में ऊपर लाने वाली अशुद्धियों में सड़ी गली पत्तियां, पौधों की जड़ें, कूड़ा करकट इत्यादि प्रधान है। यदि तल में अन्य प्रकार की घुली हुई अशुद्धियां ना हो तो जल की अशुद्धियां दूर करने के लिए पीने से पहले जल को साफ कपड़े से छान लेना चाहिए, ये उचित रहता है। और दूसरा पॉइंट है निथारना, डीकैंटिंग, DECANTING। निथारना, जल की निलंबित अशुद्धियों में मिट्टी के नन्हे नन्हे कण, बालू आदि प्रमुख हैं। ऐसे जल को थोड़े समय के लिए निथरने के लिए छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से निलंबित अशुद्धियां बर्तन की तलहटी में बैठ जाती हैं और ऊपर का जल साफ हो जाता है। इसे सावधानी से फंसा लिया जाता है। प्रायः निथारने के पहले गंदले जल में फिटकरी डालने से यह क्रिया और शीघ्रता से होती है। निथारण क्रिया द्वारा जल शुद्ध करने के लिए 10 लीटर जल में लगभग 1.5 ग्राम फिटकरी काफी समझी जाती है। पॉइंट, तीसरा पॉइंट है उबालना, बॉइलिंग। घुलनशील अशुद्धियों में सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट इत्यादि घुलनशील लवण तथा गैसें प्रमुख हैं। घुलनशील गैसों तथा कुछ लवणों को इससे पृथक करने के लिए यदि जल को उबालकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो घुली हुई गैसें तो इससे निकल ही जाती हैं, साथ ही इसमें मिले हुए रोग उत्पादक जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। प्रायः कुछ घुलनशील लवण भी इससे पृथक होकर तलहटी में बैठ जाते हैं और जल अपेक्षाकृत शुद्ध हो जाता है। जल शुद्ध करने के अन्य साधनों के अभाव में इसे उबालकर इस्तेमाल करना सहज और सुलभ साधन है। यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है कि उपर्युक्त लवणों के घुले रहने से जल अशुद्ध नहीं होता, भले ही पीने में यह स्वादिष्ट ना हो। वाष्पीकरण अर्थात आसवन यानी डिस्टिलेशन, इसके द्वारा भी जल को शुद्ध किया जाता है। इसके अंतर्गत पानी को उबालकर वाष्प में बदलकर एकत्र किया जाता है, जो ठंडा होकर पुनः जल में बदल जाता है। यह जल अत्यंत शुद्ध होता है। दवा आदि के लिए इसी विधि से जल तैयार किया जाता है। उबाले हुए जल का स्वाद प्रायः बेस्वाद हो जाता है, अतः उसे किसी साफ बर्तन में थोड़ी देर तक रखकर या कई बार फेंटकर थोड़े समय तक छोड़ देने पर जल का स्वाद काफी अच्छा हो जाता है। और अगली विधि है रासायनिक विधि, केमिकल प्रोसेस। रासायनिक द्रव्यों का व्यवहार। पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन जल इत्यादि के उचित व्यवहार से जल में मिले हुए रोग उत्पादक जीवाणु नष्ट किए जा सकते हैं, साथ ही जल की दुर्गंध भी दूर हो जाती है। उपरयुक्त रासायनिक द्रव्यों के अभाव में रोगाणु युक्त दूषित जल को काफी समय तक उबालकर रोग उत्पादक जीवाणु नष्ट किए जा सकते हैं। उबालने की विधि जनसाधारण के लिए सहज और सुलभ है,
अतः जहां जल के दूषित होने का संदेह हो वहां यथासंभव उसे थोड़े समय तक उबालकर और फिर ठंडा करके व्यवहार में लाना चाहिए। अगला टॉपिक, शहरों में शुद्ध जल की प्राप्ति और उसका वितरण। सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्योर वाटर इन टाउन्स। गांवों की अपेक्षा शहरों में जहां की आबादी सघन है और लोगों को औसतन अधिक जल की आवश्यकता होती है, वहां के लिए पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल की प्राप्ति और उसका वितरण नगर पालिकाओं के लिए सिरदर्द हो जाता है। साधारणतः प्रत्येक नगर पालिका को प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 30 से 50 गैलन के हिसाब से जल की व्यवस्था करनी होती है और यह जल प्राप्ति निम्नलिखित एक या एक से अधिक साधनों से होती है। नंबर 1, नदी। नंबर 2, बड़ा जलाशय जैसे झील आदि। और नंबर 3, ट्यूबवेल जैसे उथला और गहरा होना चाहिए। पहले हम पढ़ेंगे नदी के बारे में। शहर के आसपास वाली नदियों का जल प्रायः अशुद्ध रहता है, यह हम जान चुके हैं। ऐसा जल नागरिकों के लिए हानिकारक होता है, अतः ऐसे जल को प्रत्येक नगर पालिका निम्नलिखित विधि से यानी यांत्रिक विधि मैकेनिकल मेथड से शुद्ध कर नलों द्वारा नागरिकों के घरों में पहुंचाती हैं। जलाशय होता है इसमें, वहां से पंप घर में जाता है, फिर पानी की टंकी में, प्रधान नल, घर का नल में जाता है, फुआरा और सड़क का नल, इन सब में ये शुद्ध नल जो है ये पास ऑन होता हुआ पहुंचता है। और अब शहरों में नदी के जल की शुद्धि। नदी या अन्य जलाशयों से प्राप्त जल को पंपों द्वारा पहले बड़ी बड़ी निथारक टंकियों में ले जाकर कुछ समय तक निथारने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे बालू, मिट्टी आदि के कण नीचे बैठ जाते हैं। प्रायः इनके साथ कुछ जीवाणु भी जल के नीचे चले जाते हैं। साथ ही सूर्य प्रकाश और वायु मिश्रित ओजोन के कारण कुछ और भी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। और अब निथारने वाली टंकियां, सेटलिंग टैंक्स। इससे जल अब फिल्टर बेड में जाता है। फिल्टर बेड की बनावट बहुत ही साधारण है। इस टंकी के निचले भाग में क्रम से छोटे पत्थर, कंकड़, बालू इत्यादि की 3 फुट की जगह रहती है, जिसके ऊपर बारीक बालू की एक परत बिछी रहती है। इस परत से गुजरते समय जल स्थित मिट्टी के कण, रोग के जीवाणु आदि छन जाते हैं और शुद्ध जल कंकड़ की सतह पर पहुंच जाता है। रोग के जीवाणु, मिट्टी आदि के कणों से मुक्त जल में अब क्लोरीन नामक विसंक्रामक द्रव्य मिलाया जाता है, जिसके प्रभाव से बचे बचाए रोगजनक जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। अब ऐसा विशुद्ध जल पंपों द्वारा नगर स्थित ऊंची टंकियों में पहुंचाया जाता है। पुनः वहां से नलों द्वारा प्रत्येक घर में जल वितरित किया जाता है। इसे ऐसे छानते हैं, ऊपर साधारण जल, उसके नीचे महीन बालू, उसके नीचे मोटा बालू, उसके नीचे कंकड़, फिर पत्थर के टुकड़े और इन सब से छन के जो निकलता है पानी, वो परिष्कृत जल। और अगला पॉइंट है डीप ट्यूबवेल, गहरे ट्यूबवेल। गहरे ट्यूबवेलों का जल प्रायः शुद्ध होता है, अतः ऐसे जल को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। ट्यूबवेलों का जल पंपों द्वारा ऊंची टंकियों में भेजा जाता है। पुनः वहां से नागरिकों के घरों में नलों द्वारा जल पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। और अगला पॉइंट है चापाकल, हैंडपंप। छोटी छोटी नगर पालिकाओं, यूनियन बोर्डों और विशेषकर उन स्थानों में जहां की मिट्टी मुलायम होती है और जहां जल की सतह कम गहरी होती है, वहां चापाकल द्वारा जल प्राप्त करने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन यह व्यवस्था जो है ये ठीक नहीं है। जल कम गहराई से प्राप्त होता है, अतः ऐसे जल के दूषित होने का भय रहता है। यथासंभव ऐसे चापाकलों का बहिष्कार करना उचित है। और अगला टॉपिक है खारा और मीठा पानी, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। वर्षा जल वस्तुतः मृदु होता है। जमीन पर आने पर या मिट्टी में मिले लवणों को घुलाकर कठोर या खारा यानी हार्ड हो जाता है। कोमल या मृदु जल सभी कामों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। कठोर जल भोजन पकाने तथा कपड़े आदि साफ करने के लिए अनुपयुक्त होता है। अधिक कठोर जल में दाल नहीं गलती। जल के कठोर होने से कपड़ों को साफ करने में अधिक साबुन लग जाता है। ऐसे जल में साबुन का फेन नहीं बनता। जब लवण साबुन पर प्रतिक्रिया करते हैं तब दही के कणों के समान चिपचिपी वस्तु बन जाती है। यह वस्तु कपड़े पर सट जाती है। और इसके बाद अगला जो पॉइंट है डिफरेंसेस इन हार्डनेस ऑफ वाटर, ये लास्ट टॉपिक है, जल की कठोरता के भेद।
जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। नंबर 1 अस्थायी और नंबर 2 स्थायी। अस्थायी कठोरता जल को उबालने से दूर होती है। पहली अस्थायी कठोरता, इसके बारे में जानेंगे हम। जब जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं तब जल को उबाल कर लेने से इन लवणों का विघटन हो जाता है। चूने जैसी सफेद वस्तु तलहटी में बैठ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। पुनः जल को निथार लेने से मृदु जल प्राप्त हो जाता है। ऐसा जल पीने, भोजन पकाने तथा कपड़े साफ करने के लिए अधिक उपयुक्त होता है। दूसरा पॉइंट है स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है। इन लवणों को आसानी से हटाया नहीं जा सकता। जल की स्थायी कठोरता केवल इसे उबालकर दूर नहीं की जा सकती। स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडा, साबुन आदि का उपयोग होता है। इन रसायनों के प्रभाव से जल की आंशिक कठोरता दूर हो जाती है। ऐसे जल का उपयोग कपड़े आदि साफ करने में हो सकता है, लेकिन यह पीने के लायक नहीं रहता क्योंकि इसका स्वाद बिगड़ जाता है। और अब शुद्ध तथा मृदु जल की प्राप्ति। शुद्ध और मृदु जल की प्राप्ति के लिए आसवन डिस्टिलेशन DISTILLATION डिस्टिलेशन विधि का उपयोग होता है। इस विधि द्वारा जल की अस्थायी या स्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जा सकती है, पर ऐसा जल पीने में सुस्वाद नहीं होता। ऐसे जल को कुछ समय तक छोड़ देने पर यह स्वादिष्ट हो जाता है। होम साइंस क्लास 10th फिजियोलॉजी चैप्टर 2 ऑफ यूनिट 2 की प्रश्नावली। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। पहला प्रश्न, जल शरीर के तापक्रम को, ऑप्शंस हैं, क नियंत्रित रखता है, ख गर्म करता है, ग नष्ट करता है, घ बढ़ाता है। दूसरा प्रश्न, हमारे शरीर में जल की मात्रा कितना प्रतिशत है? क 30 से 40%, ख 20 से 25%, ग 50 से 60%, घ 60 से 70%। तीसरा प्रश्न, प्राकृतिक साधनों से प्राप्त जलों में कौन सा जल स्रोत सर्वोत्तम है? क नदी, ख झील, ग तालाब, घ कुआं। और चौथा प्रश्न, प्रकृति में शुद्ध पानी कहाँ पाया जाता है? क नदी में, ख तालाब में, ग झरना में, घ वर्षा में। और इसके बाद पांचवा प्रश्न, पेय जल का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है? क कुआं, ख झील, ग तालाब, घ नदी। छठा प्रश्न, शहरों में जल आपूर्ति का सबसे अच्छा स्रोत है? क ट्यूबवेल, ख नदी, ग कुआं, घ चापाकल। सातवां प्रश्न, जल की अस्थायी कठोरता कैसे दूर की जाती है? क जल को छानकर, ख जल को निथारकर, ग जल को उबालकर, घ जल को पसाकर यानी निथार कर। आठवां प्रश्न, विशुद्ध जल प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन है? क आसवन, ख निथारना, ग उबालना, घ छानना। प्रश्न नंबर 9, इनमें कौन जल की स्थायी कठोरता दूर करने का साधन है? क उबालना, ख नमक डालना, ग पोटेशियम परमैंगनेट डालना, घ सोडा साबुन डालना। प्रश्न नंबर 10, पानी शुद्ध करने की सर्वोत्तम विधि है? क छानना, ख उबालना, ग फिटकरी डालना, घ फिल्टर। 11वां प्रश्न, पानी निम्नलिखित का मिश्रण है, जल यौगिक है? क कार्बन और ऑक्सीजन का, ख नाइट्रोजन और कार्बन का, ग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, घ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, जल ऑक्सीजन और डैश दो तत्वों के रासायनिक संयोग से बना है। दूसरा, हमारे रक्त प्लाविका में डैश प्रतिशत शुद्ध जल है। तीसरा, दूषित जल को डैश कर शुद्ध करना सर्वोत्तम विधि है। चौथा, शुद्ध जल देखने में साफ और डैश होता है। पांचवा, वर्षा जल वस्तुतः डैश होता है। और अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, जल शुद्ध करने के किन्हीं 3 साधनों का विवरण दें। दूसरा, कोमल और कठोर जल का तुलनात्मक वर्णन करें। तीसरा प्रश्न,
कुएं का जल कैसे गंदा होता है? चौथा प्रश्न, जल की हमें क्या आवश्यकता है? पांचवा प्रश्न, कुएं का जल शुद्ध रखने के 5 नियम लिखें। छठा, जल प्राप्ति के किन्हीं 3 साधनों का विवरण दें। सातवां, मानव शरीर में जल क्या कार्य करता है? आठवां, बड़े शहरों में जल प्राप्ति के किन्हीं 3 प्रमुख साधनों का विवरण दें। और इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 9, जल शुद्ध करने के किन्हीं 3 कृत्रिम साधनों का विवरण दें। प्रश्न नंबर 10, जल की विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों का उल्लेख करें। प्रश्न नंबर 11, विशाल प्राकृतिक झीलों का जल अपेक्षाकृत शुद्ध क्यों रहता है? और अंत में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला प्रश्न, दूषित जल को शुद्ध करने की किन्हीं 5 विधियों का संक्षिप्त विवरण दें। दूसरा प्रश्न, गांव के कुओं का जल कैसे गंदा हो जाता है? कुएं के जल को गंदा होने से बचाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तीसरा प्रश्न, कठोर जल किसे कहते हैं? जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? जल की अस्थायी कठोरता कैसे दूर की जाती है? और इसके साथ ही यूनिट 2 चैप्टर 2 की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।